लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ है? 29 तक शायद। हाँ हाँ कीर्ति, जरा जोर से बोलो ना, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। 29 तक 29। 29? अच्छा ठीक है, चलो। थैंक यू। बाकी लोग अभी तक आए नहीं है। लगता है बारिश का मजा ले रहे हैं, सो रहे हैं, अच्छी नींद ना, है ना? बारिश के मौसम में नींद लोगों को ज्यादा आती है। ओके, चलो हम लोग शुरुआत है ना 30 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, तब तक तुम लोग ट्राई कर लो। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, तब तक थोड़े बच्चे कुछ आ जाए। थर्टी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एंट्रेंस में। 31 तो मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी। 32 भी बहुत प्यारा है, मजा आ जाएगा। तो मेरे चैप्टर एसडीए हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो जाएगा, वो तो हो ही गया है। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक हो चुका है। अमाइंस ऑर्गेनिक वाले चारों पार्ट मैंने खत्म कर दिया आज। बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स हो चुका है। और आज पॉलीमर चालू कर दूंगा। पॉलीमर होते ही डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो छः, चार दो छः, दो आठ। और कौन सा चैप्टर बच रहा है? मेरा चैप्टर खत्म। ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो तुम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेट्स सी। तो मैं पेपर 11 के टॉपिक में जम करूंगा, जैसे कोऑर्डिनेशन और ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। तो थोड़ा जीओसी के बारे में बातें करेंगे और हाइड्रोकार्बन के बारे में बातें करेंगे। फिर कुछ ब्लॉक्स अगर लेना रहेगा तो मैं ले लूंगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है ना? तो फिर मैं तुम्हारी कहानी एंड कर दूंगा 11 की भी, जो जो चैप्टर लगा। क्योंकि ये महीने में कंप्लीट करना है। नीट का एग्जाम का डेट आ गया है ना फाइनल? नहीं सर, अभी वापस से आई पोस्टपोन हुआ है। पोस्टपोन हो सकता है। हाँ सर, क्योंकि अभी तक वही नहीं आया। हमारे मतलब एडमिट कार्ड, ये रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट नहीं है। तो अगस्त में नहीं होगा जो अगस्त का डेट दिया था इन लोगों ने? आई गेस नहीं होगा, बिकॉज ये 45 डेज अराउंड तो लगते हैं खाली रजिस्ट्रेशन के लिए। हम्म। स्टार्ट नहीं मतलब नहीं ये भी हुआ। डिले होने वाला है मतलब अभी। और जेई भी ना फिर साथ में तो। जेई का पता नहीं, एमएससी सीटी वालों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो इन लोग का तो टाइम पे हो सकता है, चांसेस हैं। हम्म। ठीक है, बट देखते हैं जो भी है। तो बोल रहा फिर है भी कि ज्यादा दिन तो मुझे गैपिंग नहीं लगता है, लेकिन इस बार इन लोग जून जुलाई जो है ना, अभी जुलाई अगस्त सितंबर तक तो कंप्लीट करके लेंगे ही लेंगे इन लोग, अगस्त लास्ट सितंबर टाइम तक। सितंबर था ना सर? हाँ लास्ट टाइम सितंबर के आसपास ही था। हाँ, वही वही आस पास हुआ था, तो मेरे को लगता है अगस्त सितंबर ज्यादा, अगर पोस्टपोन हुआ तो इनका भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए उस चीज पे बैठना ठीक नहीं है। चलो बच्चा, क्वेश्चन सॉल्व किया तो कुछ और बच्चे बढ़ गए हमारे। अभिषेक है, हर्षदा है, कीर्ति तो है ही, ओमकार भी है, प्राची भी है, रुतिका, साइली, साक्षी, संकेत, सॉरी, ओके, अजहर और स्नेहा है। वाह वाह वाह, स्नेहा, वेदिका भी है। अभिषेक ने बहुत अच्छा फोटो डाला है, प्यारा सा। हाँ, पता नहीं कहाँ ऊपर देख रहे हैं वो।
गुड मॉर्निंग बच्चा। बारिश, बारिश मेरे ख्याल से तुम बारिश देख रहे हो कि बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, बराबर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 30, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन गिव्स कंपाउंड बी। तो बोलता है और ऐसा कोई कंपाउंड ए है जिसका रिडक्शन करने पे बी देगा, और बी ऑन ट्रीटमेंट विद व्हाट, क्लोरोफॉर्म। ओ वाह वाह वाह, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक केवेज बच्चा। जब भी क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केवेज की बात आया तो समझ लेना वो हो सकता है अमाइन, प्राइमरी अमाइन बच्चा, इसको बोलते हैं NH2। वो हो सकता है RNH2, वो हो सकता है ARNH2, मतलब एलिफेटिक अमाइन या तो एरोमेटिक अमाइन। तो A on reduction with what compound B on treatment with what, chloroform and KOH gives C, and C on catalytic reductions gives N-methyl aniline। वाह वाह वाह। The compound A is N-methyl aniline का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चा लोग तुम्हारे को N-methyl aniline का स्ट्रक्चर, ये NH2 है, इसको बोलता है एनिलिन। इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो और यहाँ पे CH3 लगा दो, देखो बन गया, ये सेकेंडरी अमाइन बन रहा है। तो मतलब ऐसा ही कुछ आइसोसाइनाइड बनना चाहिए। अब तो मुझे आसान हो गया बच्चा कि ए हमारा जरूर क्या होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसमें रिडक्शन करने के बाद एनिलीन आ जाए, NH2। देखो, अगर मैं ये एनिलीन लेता हूं, इसमें क्लोरोफॉर्म डालता हूं और KOH डालता हूं, सीधी बात है ये आइसोसाइनाइड फॉर्म होने वाला है। तो इस बेंजीन के ऊपर N और C आने वाला है, NC, आइसोसाइनाइड। और यही ट्रिपल बॉन्ड में जब मैं रिडक्शन करूंगा वापस से तो NH हो जाएगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 ये जुड़ जाएगा, ये इजी है। तो ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन रिडक्शन गिव्स B एंड B ऑन ट्रीटमेंट विद व्हाट, क्लोरोफॉर्म। तो B ये है बच्चा, एनिलीन। तो मैं क्यों नहीं यहाँ पे रिडक्शन के लिए, सीधी बात है NH2 है ना, तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए नाइट्रोबेंजीन। और इस NO2 में अगर मैंने रिडक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके या H2 लेके, तो ये ऑक्सीजन सीधा सीधा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन सीधा यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो समझ गए बच्चा। तो यहाँ पे NO2 है ना, तो यहाँ पे 2H2O डाल दो, ये गया वाटर बाहर, और NH2 यहाँ पे जुड़ गया। और अगले स्टेप में ये क्लोरोफॉर्म और KOH डालेंगे तो NC बन जाएगा, NO ट्रिपल बॉन्ड C। समझ रहे, आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा बच्चा। और आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, इसमें हम रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन डाल के, तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा, 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं एन मिथाइल एनिलीन। मेरे ख्याल से सभी को समझा होगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मजे अगर आ गए ना तुम्हारे तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो कभी भी क्लोरोफॉर्म दिखा, ठीक है, केओएच दिखा, समझ लेना वो आइसोसाइनाइड टेस्ट है। हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोला जाता है, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला जाता है, इसमें फाउल स्मेल आता है। ये बहुत इजी है, 31। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। 30 का आंसर डी बच्चा। तो नाइट्रोबेंजीन से शुरुआत होगा, समझ गए। अगला है मार्क द इनकरेक्ट रिएक्शन। इसमें इनकरेक्ट क्या होगा, चलो तुम ही बताओगे। ऑल आर इनकरेक्ट की सी, सी तो लगभग लग रहा है। क्यूप्रस क्लोराइड, ओ वाह 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 बच्चा, BDC है यहाँ पे। BDC में क्यूप्रस क्लोराइड और HCl डालेंगे, सेंड में रिएक्शन, तो N2 हटेगा, ये Cl इधर आके जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन बनना चाहिए। वाटर डालेंगे तो चलो वाटर का H और ये बेंजीन बनने वाला है, ये तो मैंने, ये तुम्हारे को पता है। N2Cl में कभी भी याद रख लेना, यह हाइपोफॉस्फा फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसको बोलते हैं फास्फानिलिक एसिड बोला जाता है। और इसी के जगह पे H3PO2 के जगह पे है ना, तुम एल्डिहाइड भी इथेनॉल भी ले सकते हो, इथाइल अल्कोहल। दो मेथड है, इथाइल अल्कोहल ले लो और फास्फानिलिक एसिड ले लो, राइट। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाले कंपाउंड को अगर लेंगे BDC में डालेंगे तो हमेशा याद रखना बेंजीन बनेगा। BDC में चाहे इथाइल अल्कोहल ले लो, चाहे H2H3PO2, मतलब फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, H3PO4,
तो H3PO3 फास्फोरस एसिड होता है और H3PO2 ऑर्थो फास्फोरस एसिड होता है। तो ये अगर लोगे तो तुम्हारे को ये कभी भी बेंजीन देगा, ये राइट है। तो ये बच्चा बी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड है तो ये क्लोरोबेंजीन बनना चाहिए, तो ये बेंजीन बना रहा है, ये रॉन्ग है बच्चा। हाँ, इसके जगह पे ये रिएजेंट लेता तो चलता, इथेनॉल लेता तो चलता। चलो, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इथाइलामाइन है, नाइट्रस एसिड, आहा हा वाह वाह वाह। कभी भी HNO2 दिखा या नानो दिखी NaNO2 और वाटर NaNO2 और HCl, या तो HNO2 दिखा बच्चा, नाइट्रस एसिड, सीधा सीधा ये, और एलिफेटिक है, ओपन चेन वाला कार्बन है, तो इसका इथेनॉल बना दोगे। अगर बेंजीन है तो BDC बनाओगे, इतना याद रखना। ये अगर दिखा तो तुम्हारा आंसर सीधा अल्कोहल बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे N2 है ना, रुक नहीं पाएगा। इथाइल डाइजोनियम है ना, वो रुकेगा नहीं बच्चा, तुरंत का तुरंत तुम्हें ना इथाइल अल्कोहल बना दो। बट अगर बेंजीन रहा इसके बाजू में, देखो ये, मैं इस बेंजीन की बात कर रहा हूँ, ये NH2 रहा और इसमें तुमने HNO2 डाला, नाइट्रस एसिड, तो ध्यान देना बच्चा, ये N2 और Cl बनेगा, ये रुकेगा, ये थोड़े टाइम के लिए रुकता है, ठीक है। बट इथाइल के ऊपर, ये अगर इथाइल N2 बना, ये भी बनेगा C2H5N2, तुरंत का तुरंत है ना, यहाँ से ये N2 है ना, ये निकल जाएगा बच्चा, ये इथाइल के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बोकटायन। बट बेंजीन के ऊपर अगर आया तो ये अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे ये N2 रुकता है थोड़े टाइम के लिए। बट ये तो बिल्कुल रुकता नहीं है, तुरंत N2Cl बाहर, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर भले यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ पे से हम समझ लेना बच्चा, इथाइल अल्कोहल होना चाहिए। इसमें एलिफेटिक में, एलिफेटिक मतलब इथाइल अमाइन, अगर एरोमेटिक अमाइन हो रहा है तो BDC बनाओगे। PCl5 से इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे, C2H5 OH है, तो OH हट जाएगा, PCl5 के साथ रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, B बन गया बच्चा। फिर यहाँ पे ये HNH2 मतलब अमोनिया है बच्चा, खाली घुमाने के लिए दिया है, HNA2, ये देखो ये H, तो ये HCl के साथ गया, वापस से इथाइल अमाइन आ जाएगा C। तो पूछ क्या रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, वापस से इथाइल अमाइन, तो यही NH2 इससे जुड़ जाएगा, जो आया, जो शुरुआत किए तो उसी से वही आ गया, इथाइल अमाइन। आंसर इज व्हाट, बी बच्चा 32 का। सभी को समझ में आ रहा है? चलो अगला, अगला क्वेश्चन है बच्चा 33, which of the following is true regarding the conversion of acetamide into methylamide? सबसे पहले तो एसिटामाइड का स्ट्रक्चर आता है क्या? Which of the following is true regarding the conversion of acetamide into methylamide? ये है एसिटामाइड और ये है मिथाइलामाइड, एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे, फॉलोइंग रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एसिटामाइड, CH3 डबल बॉन्ड हुआ है to एसिड अमाइड बोलते हैं, एंड टूवर्ड मिथाइलामाइड। कभी भी इसमें से अगर CO को बाहर करना है ये, तो इसमें Br2 डाला जाता है और प्लस NaOH डाला जाता है, 4 मॉलिक्यूल। जिस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना, कार्बन आउट हो जाना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो कन्वर्जन ऑफ मिथाइलामाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज हॉफमैन अमोनोलिसिस नहीं होगा, इट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, अमोनोलिसिस, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। The reaction is useful for the descent in series, right? Descent बोले तो decrease, descent in series, reaction is useful, descent मतलब decrease होना, both A and B, A तो है, इन्हें अमोनोलिसिस अमोनिया आना चाहिए, वो भी अमाइन के साथ, सॉरी अल्काइल हैलाइड के साथ, and industrial preparation of amine ना बच्चा C, reaction is useful for what, descent in series,
तो इसमें कार्बन का चेन कम होता है, इसी को बोला जाता है डिग्रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट 33 हो गया, 34 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N represents three amines, 1 degree, 2 degree, and 3 degree. When type of isomerism is exhibited, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N है बच्चा। तो इससे बता सकते हो तीन, मतलब यहाँ पे है ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस फॉर्म हो रहा है बच्चा। तो कौन सा इसको बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे कि चेन की मेटामेरिज्म की फंक्शनल। अब ये तो 11 का पार्ट। देखो प्राइमरी अमाइन क्या है, ये C3H9N है, मैं बना देता हूँ। ये 3 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन है। ये 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन दो यहाँ पे, एक है यहाँ पे। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो बताओ बच्चा ये कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, चेन होगा कि पोजीशन की ब्रांच की फंक्शनल, मतलब चेन पोजीशन मेटामेरिज्म की फंक्शनल। चलो आंसर दो बच्चा जल्दी से, जल्दी बच्चा, इजी है। एक ही टाइप के तीन फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोजन से, ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। क्या होना चाहिए आंसर बच्चा, सिंपल लॉजिक है बच्चा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चा, फंक्शनल ग्रुप। क्या कर रहे हो, ना तो ये चेन है ना तो ये पोजीशन है। पोजीशन मतलब जैसे एक पे कोई फंक्शनल ग्रुप, फिर दूसरे कार्बन पे, ऐसा। बट ये मालूम है ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलो 35, मार्क द फैक्टर दैट कंट्रोल्स द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। वाह, अब 35 का आंसर क्या हो, 35 का आंसर क्या होना चाहिए, मार्क द फैक्टर दैट कंट्रोल्स द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। डन बच्चा, कंट्रोल्स द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस बच्चा, ना तो रेजोनेंस इफेक्ट होगा, ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, ना तो इंडक्टिव इफेक्ट आता है बच्चा। ना रेजोनेंस इफेक्ट, ना हाइपर कॉन्जुगेशन, ना नेगेटिव इफेक्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी के ऊपर बेसिसिटी डिपेंडेंट होता है। क्यों, नाइट्रोजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, तो ये लुईस बेस होता है, और ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सके, इसका इलेक्ट्रॉन जगह पे रहेगा, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है ये, जगह पे है, और ये आसानी से दे प्रोटोनेटेड कर ले देके, राइट ना, H प्लस को अपनी तरफ खींच ले, इसी को बोला जाता है बेसिक होने का रीजन, राइट, जो इजिली प्रोटोनेटेड करे, जो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। चलो, which of the following describes the amino group as a substituent in what electrophilic aromatic substitution बच्चा, which of the following describes amino group, amino NH2, act as a substituent in electrophilic aromatic substitution, weakly activating an ortho para directly। देखो वाह 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 वाह, देखो एक याद रखना तुम्हारे अमाइंस के चैप्टर में ही है, ये बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप रहा ना कभी,
ये बहुत पावरफुल ग्रुप होता है बच्चा। अमाइन जो NH2 है ना बेंजीन के ऊपर, ये बहुत पावरफुल ग्रुप होता है। ये पावरफुल एक्टिवेटिंग और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। हाँ। यहाँ पे देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो अंदर वाला पाइप बॉन्ड है ना मूव करेगा यहाँ से, तो एक बार माइनस चार्ज इधर आएगा, एक बार माइनस इधर आएगा, रेजोनेंस बचा ऑर्थो पैरा। तो ये है ना, इसमें एनिलिन में अगर तुम ब्रोमिनेशन, तुम्हारे बुक में भी दिया है एग्जाम्पल, अगर तुम ब्रोमिनेशन करोगे तो इतना पावरफुल है कि ये मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं, इधर भी अटैक कराएगा, इधर भी अटैक कराएगा, इधर भी मोनो डाई ट्राई ट्राई सब्स्टिट्यूशन, और इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा ऐसा कुछ, एक Br इधर, एक Br इधर, और एक Br इधर, ठीक है। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ कंपाउंड यहाँ पे बन के मिलेगा हमारे को। तो ये बहुत पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अमाइनो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक वही ऑर्थो पैरा पे, वीकली एक्टिवेटिंग ना, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग मेटा तो है ही नहीं, बी आंसर है बच्चा, बी याद रखना। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कलर डाई विथ व्हाट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कौन मतलब बीडीसी के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बीटा नेफ्थॉल है, ये तो मालूम है ऑरेंज डाई कलर देता है, ये प्रैक्टिकल में किया होगा कीर्ति बहुत पहले, अभी तो ये बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि इनका प्रैक्टिकल ही नहीं चालू हुआ ना कॉलेज ही चालू हो पाया ठीक है ना। फिनॉल डालेंगे तो मैं बता देता हूँ ये भी क्या कलर देता है मालूम है, ऑरेंज कलर देता है। और एनिलिन डालेंगे बीडीसी में तो ये येलो कलर देता है। बट ये तो बेंजाइल अल्कोहल, ये डालेंगे तो कलरलेस देगा, कुछ नहीं देगा कलर तो बी आंसर है 37 का बी बच्चा, ठीक है। तो देखो तुम्हारे इसमें भी दिखेगा, तो बीडीसी में अगर तुम डालोगे तो ऑरेंज रेड डाई है ना बीटा नेफ्थॉल के साथ रेड डाई फॉर्म होता है, वही ऑरेंज और रेड डाई दोनों आता है। और फिनॉल के साथ भी रेड डाई वही सेम कलर देता है, फिनोलिक ग्रुप है। एनिलिन के साथ येलो डाई देता है, बट यहाँ पे जो तुम्हारा ये है ना बी बेंजाइल अल्कोहल, तो इसके साथ कोई कलर नहीं देगा। चलो इजी थे आज, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं, ये सब एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन है, कुछ कुछ इसमें है ऐसे। चलो लेकिन अच्छा था ये चैप्टर, ये भी अच्छा था, एल्डिहाइड कीटोन्स भी था, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ो जरा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाला है। द एसिड विच कंटेन COH ग्रुप इज, वाओ सल्फानिलिक एसिड में COH तो नहीं होगा, सैलिसिलिक एसिड में OH और COH होता है, पिक्रिक एसिड में क्या होता है बच्चा NO2। सैलिसिलिक एसिड है कि पैराटोलिन, देखो पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता OH और NO2। है NO2 NO2 NO2, राइट, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो सैलिसिलिक एसिड किस कंपाउंड में एसिड होगा बच्चा, सैलिसिलिक में होना चाहिए। तो सैलिसिलिक एसिड पता है ना बेंजीन के साथ OH, बेंजीन के साथ OH और COH का कॉम्बो पैक होता है, उसी में COH है। बाकी सल्फोनिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, इसमें तो है ही नहीं, सल्फोनिलिक नहीं है। सल्फोनिलिक का स्ट्रक्चर जानते हो, ज्विटर आयन फॉर्म होता है बच्चा, इसी अमाइंस में दिया हुआ है ज्विटर आयन, NH लाइक दिस, और यहाँ पे SO3 है, इसको बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड। यही एच इधर भी आ सकता है, तो ये NH3 से प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ज्विटर आयन फॉर्म हो जाएगा बच्चा, ज्विटर कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, डायपोलर आयन बोलते हैं। तो ये सल्फोनिलिक एसिड का स्ट्रक्चर था, मतलब एक क्या है NH2 है और एक SO3H। चलो तो पैरा बोला था। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ज्विटर आयन ऑफ सल्फर देखो अभी मैंने बात किया वही आ गया, 38 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कौन सा होना चाहिए इसमें आंसर बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब डी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 39 का, सीधी बात है। अभी मैंने बताया ना यहाँ से H जाएगा तो NH2 से NH3 और SO3 माइनस, वाह इतना आसानी से सॉल्व हो गया। चलो 40, पेयर ऑफ कंपाउंड्स एंड लाइक टेस्ट नेम इज गिवन इन विच ऑप्शंस, फाइंड द ऑप्शंस वेयर द टेस्ट गिवन कैन नॉट बी यूज्ड टू। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, मैं बता देता हूँ 12th का ना, 12th के क्वेश्चन MCQ चाहे जेई चाहे नीट में स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारा बोर्ड से आने वाला है, NCERT बुक में से ही क्वेश्चंस मिलते हैं, सच बता रहा हूँ बच्चा, देख लो जितनी बार तुम दोगे। खाली एक हाइड्रोकार्बन, उसमें वो भी बुक का ही पार्ट है, कुछ थोड़ा चीजें अलग होते हैं जो नहीं दिया है बोर्ड में NCERT में, और GOC एक थोड़ा पार्ट अलग हो जाता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म का कमाल होता है उसमें,
तो एक जीओसी वही बहुत अलग चैप्टर हो जाता है, वो पूरी तरह से सफिशियंट नहीं है। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगला है, तो यहाँ पे पेयर ऑफ कंपाउंड। तो बस देखो, पढ़ने से बुक का नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तुम आराम से क्वेश्चन पे आंसर दो। पेयर ऑफ कंपाउंड एंड टेस्ट नेम इज गिवन इन ईच ऑफ ऑप्शंस, फाइंड द ऑप्शंस वेयर द गिवन टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट द पेयर ऑफ व्हाट कंपाउंड। Find the options where the test given cannot be used to differentiate the pair of compound. Benzylamine dimethylamine, ये एलिफेटिक है और ये डायरेक्टली ये भी एलिफेटिक है। डाइमिथाइलामाइन नाइट्रस एसिड टेस्ट, तो बेंजाइलामाइन में अगर नाइट्रस एसिड डालेंगे तो वही है अल्कोहल बनेगा, और डाइमिथाइलामाइन में भी डालेंगे तो ये डाइमिथाइलामाइन येलो कलर देता है बच्चा। सेकेंडरी अमाइन है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो येलो ऑयली लिक्विड देता है, और ये प्राइमरी है, रिएक्ट करेगा तो वही कलरलेस, या तो उसमें अगर बीटा नफ्थॉल डालोगे तो रेड डाई देता है। तो ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है। एनिलीन एंड इथाइलामाइन एजोडाई टेस्ट, एनिलीन और इथाइलामाइन, यस एजोडाई टेस्ट। एनिलीन में बीडीसी बनेगा, इथाइलामाइन में अल्कोहल बनेगा, ये भी होगा डिस्टिंग्विश। नाइट्रोमीथेन एंड मिथाइल साइनाइड, नाइट्रोमीथेन मीथेन NO2 है और मिथाइल साइनाइड है NC NC। मुलिकन बार्कर टेस्ट, ये भी देगा नाइट्रोमीथेन और मुलिकन, ये भी मुलिकन बार्कर टेस्ट है बच्चा, कलर से ही रिलेटेड है, तो ये भी फॉर्म करने वाला है कलर। और डाइथाइलामाइन एंड ट्राइथाइलामाइन, मस्टर्ड ऑयल स्मेल टेस्ट, तो ये शायद से नहीं देगा क्योंकि एनिलीन प्राइमरी वाला कंपाउंड दिया था, नॉन ऑफ दिस, राइट ना बच्चा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मस्टर्ड ऑयल स्मेल टेस्ट नहीं देगा, प्राइमरी वाला मस्टर्ड ऑयल। देखो ना, हमने शायद सिनॉप्सिस में भी देखा था एक ना मस्टर्ड ऑयल, उस पे। देखो बच्चा, कहीं मस्टर्ड ऑयल लिखा रहेगा तो है क्या यहाँ पे इस पेज पे। तो ये सब सिनॉप्सिस पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए फायदा होगा, सब शॉर्ट में दिया है, मस्त दिया है। मस्टर्ड वाला उस दिन किए थे हमने। छोड़ो, जाने दो, मैं फोटो भेजता हूँ मैं लोगों को। तो प्राइम अमाइन मस्टर्ड ऑयल स्मेल टेस्ट है ना, प्राइमरी अमाइन के एनिलीन, मतलब प्राइमरी अमाइन के साथ आना चाहिए, तो सेकेंडरी और टर्सरी नहीं आता। अरे बाबा, ये तो एकदम से क्लियर नहीं है, चलो ठीक है। अगला बच्चा,
कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन एंड फाइनल द स्टार्टिंग मटेरियल। ये क्या है? Cn और Cl है। H2 क्या है बच्चा? CH3। Cl और Cn है। A है। H2 निकल डालेंगे तो B मिलेगा। चलो ट्राई बाबा, तुम्हारे पास देखो नोट्स होगा बच्चा। फाइंड द स्टार्टिंग मटेरियल A एंड B। NaNO2 हो रहा है, डाइल्यूट H2SO4 हो रहा है। इथाइल अल्कोहल है, सोडियम नाइट्राइड डालेंगे NaNO2 और H2SO4। तो बी जरूर इथाइल अमाइन होना चाहिए, और ए कुछ नाइट्रो इथेन होना चाहिए। डी इथाइल अमाइन होगा तभी तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। हम्म, ये देखो, ये इथाइल अल्कोहल है। ये लाने के लिए हमको, क्योंकि मैंने ना NaNO2 देखा ना, उसी से मैं समझ रहा हूँ। और H2SO4, चाहे HCl ले लो चाहे H2SO4, CH3 CH2 NH2 होना चाहिए। इसमें ये डालेंगे तो ये NH2 हट जाता है, तभी तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये इथाइल है बच्चा। अभी इथाइल से इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इथाइल अमाइन से। तो ऐसा कुछ फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो मेरा सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है, ये मेरा क्या है? बी है। अब ये लाने के लिए मान लो H2 डाला है। साइनाइड दिख रहा है यहाँ पे, और Cl। सर CH3 MgBr। CN होना चाहिए। इसमें अगर रिडक्शन करेंगे, H2 डालेंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जाने दो, और दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाने दो। तो देखो ये CH3, ये C के साथ दो हाइड्रोजन जाएगा तो CH2, और N के साथ H2, क्योंकि यहाँ पे बाजू में देखो ये CN दिख रहा है, यहाँ पे Cl। तो आंसर बच्चा यहाँ पे मिथाइल साइनाइड, और यहाँ पे ये एनिलीन। समझ रहे हो बच्चा मैंने क्या किया? राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर ये आना चाहिए, देखते हैं। और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके। और यस, मिथाइल मैग्नीशियम प्लस ClCN, इसके साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये तो इसमें से बाहर हो जाएगा, ये CN यहाँ पे आके जुड़ेगा, तब जाके मिथाइल साइनाइड बनेगा। और इसमें रिडक्शन करेंगे, वाह अच्छा क्वेश्चन। फिर इसके अंदर रिडक्शन करेंगे तो ये एनिलीन में कन्वर्ट, इथाइल अमाइन बनेगा, इथाइल अमाइन से इथाइल अल्कोहल बनेगा। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में हम ये डालेंगे बच्चों, क्या डालेंगे? ClCN। राइट, ClCN डालेंगे तो Cl हट जाएगा, ग्रिग्नार्ड साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा मिथाइल के साथ। तो आंसर इज व्हाट? सी। शाबाश। तो आंसर इज व्हाट? सी बच्चा। चलो अगला, इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम जनरेट इथाइल आइसोसाइनाइड। अब इथाइल आइसोसाइनाइड होता है कैसे?
तुम C2H5 लिखो, और आइसोसाइनाइड बोलता है तो ट्रिपल बॉन्ड ये है इथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें अगर तुम हाइड्रोलिसिस करोगे बच्चा, ध्यान देना, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, तो वाटर ऐड करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे इनके बीच में ब्रेकिंग कर दो, ठीक है, और वाटर 2 मॉलिक्यूल लो एसिड के प्रेजेंस, ठीक है। अगर यही साइनाइड होता, एनसी है ना, इथाइल आइसोसाइनाइड, NCN आइसोसाइनाइड, CN में भी होता है इथाइल साइनाइड, मतलब इसके अंदर अगर हाइड्रोलिसिस किए रहेंगे, ये कार्बोक्सिलिक में भी दिया हुआ है ये पार्ट, CN है ना, राइट। इसमें हाइड्रोलिसिस करोगे ना बच्चों, तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, याद रख लेना, और ये एन है ना, अमोनिया बन के बाहर निकलता है, अमोनिया, और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? साइनाइड। तो आइसोसाइनाइड भी है ना, हाइड्रोलिसिस होगा तो इधर बनेगा इथाइल अमाइन, और ये सी है ना, अमोनिया नहीं बन पाएगा, जैसे यहाँ पे एन के साथ हाइड्रोजन, तो सी के साथ ओ एच जाएगा, क्या जाएगा? एच, COOH, फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। तो इथाइल अमाइन बनेगा और फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ये जरा अच्छे से याद रखना बच्चा, इंटरेस्टिंग है। जैसे कि साइनाइड लोगे तो वहां पे अमोनिया और प्लस एसिड बनता है, ठीक है, और आइसोसाइनाइड लेंगे तो एक फॉर्मिक एसिड बनेगा, क्योंकि एक NC है तो सी तो सीधा सिंगल होगा, तो फॉर्मिक एसिड बना देना और इथाइल अमाइन बना देना। तो अच्छा था ये क्वेश्चन। तो 42 का, इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम, तो इथाइल अमाइन सॉल्ट एंड मिथेनोइक एसिड। 43, for the conversion of given below, find the correct sequence of reagent needed. 43 का, conversion of given below, find the correct sequence of reagent needed। ये OH है, CH3 CH3, इसमें क्या किया है? OH और C, अरे बाबा बाबा, क्या किया है एक ना ये, ओके। यहाँ से अल्कोहल, यहाँ पे है ना NH2 लाया है बच्चा लोग, देखो, ये पोजीशन CH3 है, CH है, OH है, नीचे CH3 है, CS2 है, और यहाँ पे NH2। लेट्स सी, देखते हैं रिएजेंट क्या चाहिए। पहला रिएजेंट K2Cr2O7 है, ऑक्सीडेशन। अब ये अल्कोहल है बच्चा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, OH सेकेंड कार्बन पे है। एसीटोन में अगर इधर से ये चाहिए, एसीटोन में पहला रिएजेंट K2, सब जगह पे कॉमन चीज है, K2Cr2O7 KMnO4, ये ऑक्सीडेशन करेगा तो कीटोन बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, एसीटोन सेकेंडरी अल्कोहल से कभी भी ऑक्सीडेशन करोगे तो एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। चलो, कीटोन में मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड भी डाल सकते हो, अमोनिया नहीं डाल सकते हो, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड कर सकते हो, क्योंकि वापस से ये लाना है मुझे। मिथाइल मैग्नीशियम नहीं डालेंगे, एक मिनट, HCl डाल लेते हैं, Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, ये कार्बन भी पॉजिटिव होता है, ये O नेगेटिव होता है, तो ये H इधर आएगा और ये Cn इधर आ जाएगा, तो बनेगा कुछ ऐसा, CS3 Cn CS3, ऊपर O के साथ H जोड़ दो,
ये लो एच आ गया इधर, जो चाहिए था ऐसा कुछ। अरे बाबा बाबा, ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो ओ एच भी है। सी एस थ्री से तो पहले अब देखो यहाँ पे सी एस थ्री, एक सी एस थ्री आ गया, एक सी एस थ्री आ गया, सी एन है ना, और एक सी एस थ्री चाहिए, यहाँ पे एन एस टू चाहिए, ओ एच चाहिए। ये देखो ये डालने से ये आ रहा है। अगला रिएजेंट क्या डालें कि यहाँ पे एन एस टू आ जाए। इसका रिडक्शन कर दो बच्चों। साइनाइड है, वाटर डालेंगे तो सी ओ एच हो जाएगा। ये सी एन है ना, वाटर डाला तो एसिड हाइड्रोलिसिस, सी ओ एच। कार्बोक्सिलिक चाहिए नहीं, एच टू निकल डालते हैं तो ये सी एस थ्री हो जाएगा और एन एच टू। मतलब इसमें रिडक्शन करेंगे तो इसमें रिडक्शन करेंगे, दो हाइड्रोजन इधर लगा दो और दो हाइड्रोजन इधर लगा दो, तो बनेगा कुछ ऐसा। और देखो मिलता जुलता, सी एस थ्री, सी बीच में, सी एस थ्री यहाँ पे, और सी एस टू और एन एच टू, और यहाँ पे ओ एच, बिल्कुल करेक्ट। तो आंसर इज व्हाट, डी बच्चा, डी है 43। सिंपल। सभी को समझा क्या? ये बच्चा लोग पहले ये बताओ, जो मैं करा रहा हूँ आज समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले वो बताओ। देखो पूरा बुक का नॉलेज है बच्चा, टेक्स्ट बुक का ही। यस सर। जल्दी बताओगे मुझे, रिप्लाई दोगे क्या बाकी लोग भी प्लीज? कि बस खाली शांति से बैठे रहोगे, बारिश का मजा लेते रहोगे और संडे का मजा, असली मजा लोगे? हाँ, देखो मैं हर एक चीज बता रहा हूँ, बाकी लोग बोलोगे कुछ? अरे बाबा कुछ बोलोगे क्या? सभी का ये सारा है, अरे वाह क्या बात है, अच्छा लोग ध्यान दे रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। ये झूठ मत बोलना तुम लोग, हाँ? कुछ ज्यादा फास्ट तो गया नहीं ना मैं? हाँ, देखो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक को ओपन करके रखो, हर एक रिएक्शन तुम्हारे बुक में दिखेगा बच्चा, जो मैं बातें कर रहा हूँ। ये देखो ये सब चीजें ऑक्सीडेशन, मतलब कनेक्ट है बच्चा, चारों चैप्टर देखो, ऑक्सीडेशन सब रिएजेंट का कमाल होता है। रिएजेंट याद रखो, इसमें ये रिएजेंट डालने पे, इसमें अल्कोहल में डालेंगे तो ये सी, ये K2Cr2 मुझे याद है, तो केमेनोफोर याद है कि ये अल्कोहल में डालेंगे, कीटोन में डालेंगे तो ये, मतलब सॉरी, अल्कोहल में डालेंगे तो एल्डिहाइड देता है या कीटोन देता है। स्टॉप नहीं होता रिएक्शन, बहुत सारी चीजें रिएजेंट से पता चलता है। देखो मैं, हाइड्रोजन साइनाइड एडिशन रिएक्शन में यूज होता है, वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड, तो साइनाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। H2 अगर तुम साइनाइड में डालोगे तो अमाइन बनेगा, और एनसी में डालोगे तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा, ऐसा सब याद रखा जाता है बच्चों। चलो, द रिएक्शन ऑफ ArN2Cl वही क्यूप्रस और कॉपर और HCl है। बच्चा बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं तुम्हारे से चाहूंगा। बताओ ये सैंडमेयर रिएक्शन है कि गेटरमैन रिएक्शन है? दो में से ही आंसर है, ना तो स्टीफन है ना तो कार्बाइल अमाइन। 44 का आंसर बच्चा, दो में से आंसर ही है। अगर जिसको बुक का नाम अगर नॉलेज होगा ना बच्चा, सही आंसर देगा। चलो एक काम करो, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है ना बच्चा, वहां पे पिंकी को देख लो, पिंकी 293 पे दिख जाएगी पिंकी बॉक्स। बच्चा ये रिएजेंट का कमाल है, मैं बोला ना रिएजेंट ही मैंने, ArN2Cl है। क्यूप्रस क्लोराइड अगर CuCl रहेगा ना बच्चा, और HCl रहेगा, तो ये सैंड में रिएक्शन। और इसी को कंपटीशन में आ गया था कॉपर पाउडर लेके, कौन? गेटरमैन रिएक्शन। कॉपर पाउडर और HCl, खाली कॉपर लिखा रहेगा गेटरमैन, देखो कॉपर और HCl लिखा है भाई, ये गेटरमैन। इसमें भी क्लोरोबेंजीन बनेगा AR के साथ, पर ये रिएक्शन का नाम गेटरमैन बोला गया है। समझ में आया? इसका एड है ना, क्वांटिटी बहुत कम आती है। 293 देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर दिख जाएगा तुम्हारे।
समझ रहे हो? यस। चलो अगला। पढ़ाई करो बच्चा, जरा जोरदार मेहनत करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अगला, विच रिएजेंट कैन प्रोवाइड डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन ग्रुप? अब ये तो बता दो। क्लोरोफॉर्म तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड? ओ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बिल्कुल देना चाहिए, हिंसबर्ग रिएक्शन है बच्चा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या लेना देना है प्राइमरी सेकेंडरी का? वो तो रिएक्ट करेगा ही। बेंजीन कलर कलर की बात है बच्चा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होना चाहिए कि ए होना चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम सल्फोनाइल, बेंजीन सल्फोनाइल। हाँ, हिंसबर्ग डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक ओ एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक। प्राइमरी एलिफेटिक नहीं है, सेकेंडरी नहीं है। तो यस, एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या होगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक अल्कोहल देगा और एक एनिलिन देगा बच्चा, बीडीसी देगा। तो एलिफेटिक मतलब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बीडीसी के साथ एरोमेटिक वाला कपलिंग रिएक्शन करेगा बच्चा। बट एलिफेटिक कभी भी कपलिंग रिएक्शन नहीं करता है। हाँ, यहाँ पे अगर ये एरोमेटिक नहीं होता है, एलिफेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को लाते हैं हम, हिंसबर्ग। और प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन होता है तो हम क्लोरोफॉर्म भी लाते हैं, क्योंकि प्राइमरी रिएक्ट करता है, सेकेंडरी नहीं करता है। ये कार्बोनिल क्लोराइड है, CH3COCl, असाइलेशन होता है, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी के साथ रिएक्शन देता है। उसमें थोड़ा चीजें आ जाता है, जैसे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और ये डी वाले में थोड़ा एसिड और बेस की कहानी हो जाती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाता है। तो डाइजोनियम के साथ ना तो एलिफेटिक रिएक्ट करता है, कपलिंग नहीं करता है, बट एरोमेटिक करता है, येलो कलर दे देगा। एरोमेटिक एनिलिन को अगर रिएक्ट कराएंगे बीडीसी के साथ तो येलो कलर फॉर्म करेगा। तो ये रहा हमारी कहानी, क्या, अमाइंस फिनिश बच्चा। अब मैं पॉलीमर ला रहा हूँ, मजा आएगा, जल्दी जल्दी खत्म भी होगा, होपफुली देखते हैं। तो ये क्वेश्चन के लेवल थोड़े अलग है। अभी देखो आज है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, ये सब आते हैं ऐसे नीट और जेई में क्वेश्चन। देख लेना बच्चा, पेज पलट के देख लेना। खैर चलो, चेंज करके आ रहा हूँ मैं, ये PDF ला रहा हूँ, 2 मिनट।
देखो इसमें से ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चा। देखो एडिशन लीनियर पॉलीमर पता होगा, थर्मोसेटिंग का एग्जांपल बैकालाइट आता है। फाइबर होता है जो नियोप्रीन यूज होता है बच्चा, रबर बैंड। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो पॉली विनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी होता है, ठीक है ना। ओके, चेन ग्रोथ होता है, एडिशन पॉलीमर होता है। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जैसे इंडस्ट्रियली लाइक इंपॉर्टेंट पॉलीमर, देखो पॉलीमर दिया है, मोनोमर दिया है, यूजेस दिया है, स्ट्रक्चर दिया है। तो ये वाला और अनायनिक मैकेनिज्म है यहाँ पे, बुक का ही पार्ट है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन देखना बहुत सारे अभी मिलेंगे। ये टेबल को भी पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। वल्कनाइजेशन रबर होता है जिसमें दो सीज और ट्रांस वाला कहानी होता है। एक होता है लेटेक्स ट्री और एक होता है गट्टा पर्चा। देखिए नाइलॉन 66 के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेचुरल रबर और वल्कनाइज रबर है बच्चा। और नाइलॉन 66 है, और नाइलॉन 6 है बच्चा, और टेरिलिन है। इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलना ही है। बुना एन बुना एस है बच्चा, ठीक है ना। और डेक्स्ट्रॉन ये सब आ जाएंगे। तो एक बार ना कभी भी ना देखो सिनॉप्सिस को जरा अच्छे से पढ़ लेने का बच्चा। तो खैर, तुम लोग पढ़ते कहाँ हो, बहुत कम पढ़ते हो, बोर हो चुके हो तुम लोग, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, मेरे को ऐसा लगता है ना। तुम लोगों के साथ बहुत वो हो गया है ना, एकदम से एग्जाम भी लंबा खींच गया, बोर्ड का एग्जाम भी नहीं दे पाए हमने। हाँ, और ऊपर से अभी तक एंट्रेंस भी नहीं हो रहा है टाइम पे। हाँ, तुम लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है क्या? बोर हो गए, एक चीज बहुत लंबा खींच जाता है ना तो इंसान बोर हो जाता है। बट यही एक बात बताऊं, मजे की बात यह है ना कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। ऐसे ही बच्चे मालूम है 12th क्लियर करके सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के लिए फोकस करते हैं, 1 साल 2 साल गैपिंग डालते हैं बच्चे नीट और जेई को क्रैक करने के लिए। नीट और जेई को क्रैक करने के लिए एक एक साल 2 2 साल। अभी एक बच्चा एक ऐसा था, उसने 3 साल उसने मालूम है वो किया, और आज इस बार उसको एमबीबीएस में भी मिल गया। एडमिशन फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट भी हो गया है। मतलब 3 साल उसने मेहनत की उस लड़की ने। पहले तो 12th क्लियर किया, 12th में देखो थोड़ा होता है, बट अभी इस बार तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि नॉर्मल जब कॉलेज चालू होता है तो प्रैक्टिकल है, ये है वो है, बच्चे को दोनों चीज बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। बट जब पूरी तरह से एकदम टोटली खाली एंट्रेंस पे फोकस करे ना तो बहुत अच्छा चलता है, ये बात याद रखना। एक ना, तो चलो, तो बोलते हैं ना फुल टाइम मिला है तुम्हारे पास, अब तो बोर्ड से भी तुम लोग एकदम से क्लियर हो गए। अब जिसका 10th का रिजल्ट अच्छा है, 11th का रिजल्ट अच्छा है, और 12th के भी कुछ एक्टिविटी है, मुझे तो नहीं लगता है किसी बच्चे को फर्स्ट क्लास के नीचे आए। क्या बोलते हो तुम लोग? सही बात है कि नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है हर बच्चे को फर्स्ट क्लास के ऊपर, मतलब 60% के अप में जाने वाला है परसेंटेज। क्या बोलते हो? ये बोलो ना सच सच। मोस्टली। मन में लड्डू फूट रहे हैं तुम लोगों के, हाँ मुझे पता है, मन में लड्डू फूट रहे हैं, है ना। हाँ, सच बता रहा हूँ, तुम लोग बहुत लकी हो। बोलते ना कोई माहौल खराब है तो उस माहौल को भी कैसे अच्छा बनाया जाए, तो वो जरा सोचना चाहिए, टाइम टाइम की बात होती है। और अभी भी लकी हो बच्चा, अभी भी और है। एक एक चीजें क्या टेक्नोलॉजी बच्चा आज पढ़ने के लिए, आज बोलते हैं ना, बच्चा है ना बहुत कुछ चीजें यूज कर सकता है, और एकदम से क्रैक कर सकता है अच्छे से मार्क्स। अब एंट्रेंस कब तक होगा अभी से उसका आइडिया मुझे नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा आगे आगे पोस्टपोन होते जा रहा है, बिकॉज ऑफ अभी देखो अभी महाराष्ट्र में वापस से थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम चालू हो गया है। वो डेल्टा प्लस का थोड़ा सा नाटक चालू है, और वो ये सेकंड वाले से भी बहुत डेंजरस है ये, और भी बहुत तेजी से कैच करता है लोगों को। और कुछ महाराष्ट्र में 21 केसेस डेल्टा प्लस के आ चुके हैं। और अभी पहले शुरुआती इतना थोड़ा थोड़ा दिखाता है, फिर पता नहीं सडनली एकदम जोरदार बढ़ जाता है। और मुझे तो यार मैं भी थक गया हूँ, कंटाल आ गया मुझे भी, कि हम लोग इस माहौल से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे।
फ्रस्ट्रेशन हमारे को भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट क्या होता है ना कि मौके को अच्छे से पॉजिटिव वे में लो। एक ना एक दिन तो इसको जाना ही है कोरोना, कितना परेशान करेगा। हाँ, अभी तो वैक्सीन चल रहा है, अभी वैक्सीन के बाद ऊपर उसमें भी एक सुपर डुपर है ना, बोलते हैं ना बूस्टर वैक्सीन के बारे में भी बात चल रहा है। बूस्टर वैक्सीन मतलब ऐसा वैक्सीन निकालने को देख रहे हैं कि जो मतलब ऑल टाइप के म्यूटेट होता है ना, म्यूटेट जो ये हो रहा है, बदल रहा है, तो हर एक पे वो वर्क करे, ऐसा अब बूस्टर वाला भी चल रहा है। तो जब तक इस माहौल से हम लोग ये बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो थोड़ा अभी मतलब एंट्रेंस का तो एग्जाम हो जाएगा बस, जो भी है। बट अभी जुलाई बोला, मेरे ख्याल से अगस्त बोला था। तो जरा तुम ध्यान रखो, पढ़ाई अपना चालू रखो बच्चा। तुम यही सोच के चलो, जो डेट आया है ना वही डेट पे चलो अभी फिलहाल के लिए, कहीं इधर उधर अपना दिमाग मत वो करो, नहीं तो बाद में अगर वही टाइम पे हुआ फिर बाद में आके मेरे को पकड़ोगे, बोले सर आपने तो बोला था। तो मैं इसमें कोई मेरा कोई रोल नहीं है, एग्जाम कमिटी होती है, राइट, पैनल होता है, वो डिसाइड करते हैं। तो चलो, हम खाली अपना काम करेंगे, पढ़ाई और पढ़ाई करके लेंगे और अपने पोर्शंस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और तुम भी अपने प्रैक्टिस बढ़ा दो, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, जो जो टॉपिक सिखा रहा हूँ, जो पीसीबी वाले हैं और जो पीसीएम वाले हैं। फिजिक्स वाले 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री वाले 50 और बायो वाले भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए डेली। अब बोलोगे क्वेश्चंस कहाँ से लाए, भाई गूगल बाबा है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, नीट में जेई में बहुत सारा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, मिल जाएगा। ये मिलेगा कि नहीं? और पीसीएम वाले मैथ्स के साथ ले सकते हैं, गूगल प्ले प्ले स्टोर पे जाओगे, डाउनलोड करोगे तो मिलेंगे ना, बहुत सारे एमटीजीएस, इंगेस है, एरएलएस है, ये सब क्वेश्चंस दिखाएंगे तुम्हारे को, टॉपिक वाइज मिल जाएगा बच्चा मेरे ख्याल से। किसी के पास कुछ बुक होगा, जैसे अभी ये बुक मिल गया तुम्हारे को, इसमें 45 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के 400 500 300 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो, देखो तुम्हारे को आ रहा है क्या हर एक टाइम, समझ लेना तुम सही जा रहे हो, समझ रहे हो। अब इसमें मुझे मालूम है कोई बच्चा 50 एमसीक्यू क्या एक सब्जेक्ट का नहीं करता होगा। है कोई ऐसा बच्चा मैं जान सकता हूँ जो 50-50 मतलब 150 पर डे? एक्चुअल में बायो और मैथ्स अगर पकड़े तो 100 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50, बट बायो 100 या मैथ्स 100, से प्रिपेयर कर लेते हैं। 200 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। कोई ऐसा है मैं जान सकता हूँ जो पर डे 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है टॉपिक वाइज? क्या है कोई ऐसा? तो टॉपिक वाइज में प्रीवियस ईयर कर रहा है बस। अभिषेक बहुत गलत बात है ना, सिर्फ बायो करने से क्या होगा? बायो से कुछ नहीं होगा बच्चा। केमिस्ट्री क्यों नहीं करते हो वो बताओ, केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता है क्या? हम्म? बोलो। यस बच्चा लोग। हाँ अभिषेक, जवाब नहीं दिए तुमने। कीर्ति तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व करती हो वो बताओ, सच बताना, ईमानदारी से बताना। सर जैसे चैप्टर जैसे हो गया, मतलब एक चैप्टर करने के बाद में उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे कर लेती हूँ। हाँ
चैप्टर करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी मिलते हैं वो सारे कर लेती हूँ। ओके, और बाकी लोग? देविका, विक्रम, हर्षदा, जिग्नेश, ओमकार, प्राची, हेलो रुतिका। सर, मेरे सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी। सर क्या कह रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि कितने एमसीक्यूज पर डे टॉपिक वाइज सॉल्व करते हो हर एक सब्जेक्ट के? सर टॉपिक वाइज नहीं करता सर, जो चैप्टर पढ़ता हूँ उसके क्वेश्चन, मतलब मेरी बहन के पास ढेर सारे क्वेश्चन पेपर है तो मैं वही सॉल्व करता हूँ, मेरी बहन मुझे देती है सॉल्व ओके, करने चलो, के शाबाश, शाबाश, लिए। शाबाश, जी कुछ तो कर रहे हो अभिषेक, वेरी गुड। बट खाली बायो पढ़ रहे हो अभिषेक सर। तुम खाली? सर बायो में कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, मैं केमिस्ट्री अच्छे फटाक से से हो नहीं जाता समझ है। में आता है? हाँ, सर आता है सर, मगर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है करने में। टाइम लगता है तो बच्चा पढ़ना चालू करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी बायो के क्वेश्चंस कैसे समझ में आता है? क्योंकि तुम उस कॉन्सेप्ट को समझते हो, पढ़ते हो और फिर उसको सॉल्व करते हो, पूरा पॉइंट टू पॉइंट रहता है। केमिस्ट्री में मैं समझ सकता हूँ ऑर्गेनिक रिएक्शन थोड़ा प्रॉब्लम करता है क्योंकि कन्वर्जन होता है, तो वो दो दो तीन तीन टॉपिक से रिलेटेड है अभी जो कर रहे हैं। तो उसके लिए भी तुम्हारे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी देखो, तुम्हारे को रट्टा तो मारना नहीं है, कोई रिएक्शन को याद करना नहीं है, खाली इतना याद रख लेना है कि आइसोसाइनाइड क्या होता है, कार्बाइलमाइन टेस्ट क्या होता है। तो उसमें एरोमेटिक में खाली उसमें क्लोरोफॉर्म और केओएच या एनओएच डाल देंगे अल्कोहलिक, तो उससे आइसोसाइनाइड बनता है, एनसी बनता है। इस तरह से याद करना है बच्चा। देखो, जी अगर तुम सर। खाली तुम सोच लोगे कि बायो करके कीर्ति, खाली बायो अगर अटेम्प्ट करके तुम सोचोगे कि नीट क्रैक कर लो, हो पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा बच्चा। आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे, बाहर हो जाओगे मैदान से। और यहां तक कि मैं बोलूं कि बायो के साथ खाली केमिस्ट्री पढ़ के जाओ, तुम आ जाओगे अंदर एंट्रेंस में तो भी नहीं आओगे, तो भी क्लीन बोल्ड हो जाओगे। तीनों पेपर बैलेंस होना चाहिए, तीनों के मार्क्स एकदम चमचमाते हुए ना, चमकते हुए आने चाहिए तुम्हारे मार्कशीट में, तभी तुम्हारे को नीट में है ना अच्छे मार्क्स आएंगे, तो तुम्हारे को कोई कॉलेज अच्छा मिलेगा मेडिकल का। देखो, एक बात चीज है, तुम अपने माइंड को अगर ऑर्डर दोगे ना बच्चा, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो चीज तुमको सच बता रहा हूँ दिल से बहुत अच्छा लगे। थोड़े दिन के लिए तुम देखो, अभी अपने आप को चेंज करो। तुम खाली इतना बोलो ना, हाँ मुझे केमिस्ट्री भी अच्छा लगता है, फिजिक्स भी अच्छा लगता है, ये टॉपिक मुझे, हर एक टॉपिक नहीं, चलो कुछ कुछ टॉपिक को सेलेक्ट कर लो, ये टॉपिक अच्छा लगता है, पढ़ना चालू करो, देखो तुम्हारे को आंसर्स आने लगेंगे। जैसा भी पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स, हर एक में से एक एक क्वेश्चन तो आना है इजी, वो भी इजी इजी तो कर लो बच्चे, जो आसानी से तुम्हारे को एग्जाम में आ जाए और तुम्हारा काम बन जाए। हाँ, खाली एक सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। शाबाश, देविका भी बोल रही है चैप्टर करने के बाद उस चैप्टर के सॉल्व करती हूँ एमसीक्यू। ओके, तो बच्चा लोग करो ना, इतना मेहनत करो यार। मालूम है मेरे को ना, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, अभी भी बता देता हूँ मेरी दिल की बात। अगर बोलते हैं ना, अभी हम लोगों को तो क्या, फैमिली है, सब कुछ देखना पड़ता है। अभी मुझे अगर कोई बोले कि भाई तुम मत कमाओ, तुम पढ़ाई करो, एमसीक्यूज ये वो ये करो, मैं सच करूंगा, मजा आएगा मेरे तो, मैं दिन भर के ना भर भर के एमसीक्यूज करूंगा, अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखते बैठूंगा। मैं तो ये सोचता हूँ ये टाइम में मैं क्यों नहीं आया, ये टाइम में इतना अच्छा सब सिस्टम है, गूगल बाबा है, टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, अच्छे अच्छे टीचर है, क्या क्या नहीं, जो चीज डालो वो मिल जाता है। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं बैठ बैठ के पढ़ता बच्चा, बैठ बैठ के सीखता है, एक एक चीजें सीखता है, मैं एक एक प्रैक्टिस करता है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करता। समझ रहे हो? हाँ, ऐसा है बच्चा। अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग पढ़ाते हैं तो इसके लिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोगों को भी पढ़ना पड़ता है। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ डाउट कभी कभी पूछता है, एक एक क्वेश्चन जो हमारे को भी आइडिया नहीं रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है जब वो बच्चा डाउट पूछता है, तो हमारे को भी एक नया क्वेश्चन मिल जाता है, तो आइडिया आ जाता है, अरे ये ऐसा होता है। समझ गए? खैर, नाइलॉन सिक्स इज अ नाइलॉन सिक्स एज अ कंपेयर टू व्हाट नाइलॉन सिक्स सिक्स हैज अ लोअर, क्या होगा बच्चा? बोलता है abstractions abrastions like resistance। देखो, नायलॉन सिक्स सिक्स जो तुम्हारा रस्सी बनता है ना, राइट, नायलॉन सिक्स सिक्स में क्या होता है? नायलॉन सिक्स एज अ कंपेयर टू और नायलॉन सिक्स सिक्स हैज अ लोअर abrasance resistance and thermal stability
या adhesions of to rubber and a hardness. तो बच्चा नायलॉन 6 देखो, नायलॉन 6 जो रस्सी होता है बच्चा, जो तुम्हारा ना को यहाँ पे एडवेंचर में, राइट, चाहे बहुत सारे पैराशूट हो गया, इसमें हो गया, उसमें हो गया, ये नायलॉन को यूज किया जाता है। तो बता सकते हो ये फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए? resistance, abrasion resistance. यस, ये रेजिस्टेंस अब्रेशंस होगा बच्चा, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें नायलॉन 6 जो होता है उसमें इलास्टिसिटी होता है बच्चा, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसमें, है ना, एकदम से हार्ड वाला रस्सी नहीं होता है। तो और ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी होता है बच्चा, ठीक है। तो ये नायलॉन 6 अब्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलो, फॉस्फेट दिया है जिसमें ट्राई ट्रिसाइल, ट्राई ब्यूटाइल एंड टेट्रा ब्यूटाइल एंड ट्राइफिनाइल, ये सब चीजें नया है तुम्हारे लिए। आर एडेड टू पॉलीमर्स टू एक्ट एज अ, ये मतलब देखो, ये वो बुक में है ही नहीं, पहली बात तो फॉस्फेट्स लाइक ट्राई रिसाइल, ट्राइब्यूटाइल, टेट्राब्यूटाइल, ट्राइफेनाइल एडेड टू पॉलीमर्स टू एक्ट एज अ हार्डनेस या एंटी श्रिंकेज की प्लास्टिसाइजर्स की ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव। तो ये प्लास्टिसाइजर है बच्चा, प्लास्टिसाइजर, आंसर इज वर्ड सी। और भी मजबूती फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, मजबूती फॉर्म करने के लिए फॉस्फेट ये सब मिक्स कर देता है, तो ये प्लास्टिसाइजर होता है, आर्ट एकदम से स्ट्रॉन्ग वाला हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द कंपाउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रबर compounding ingredient which is used to improve wearing qualities of both natural rubber and ये स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर है बच्चा, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, एसबीआर का फुल फॉर्म, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, बाय इम्पार्टिंग लाइक टफनेस। तो वो टफनेस किसकी वजह से आता है? फास्फोरस की, कार्बन ब्लैक की, रोजिन की, पाइन ऑयल। Phosphorus. कार्बन ब्लैक बच्चा, कार्बन ब्लैक, ठीक है, ये कार्बन ब्लैक को ही यूज किया जाता है। इसमें और भी है ना यहाँ पे, क्या, टफनेस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रबर कंपाउंडिंग इंग्रेडिएंट लाइक कार्बन ब्लैक, ना तो पाइन ऑयल है बुक में, ना रोजिन है, ना फॉस्फोरस है, और पॉलीमर क्या है? कार्बन ही तो है, इसलिए हम कार्बन बोलेंगे। देखो स्टार्टिंग के थोड़े क्वेश्चन हटके रहते हैं, देखा है ना हमने बार बार। पीछे के क्वेश्चन जब 20-25 के बाद क्रॉस होता है तो मजा आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पहली बात तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चलो इसके आंसर दो बच्चा। फोर्थ, which one of the following statement is true? Natural rubber has the trans configuration at every double bond.
Buna S is a copolymer of butadiene and styrene. Is not true बच्चा. तो Buna S is a copolymer of butadiene and styrene. ये right है, butadiene and styrene. Natural rubber is a 1,4 polyisoprene. ये भी बिल्कुल correct है बच्चा. Natural rubber is what? 1,4 polymer of isoprene. In vulcanization, the formation of sulfur bridges between the different chains make rubber harder and stronger. Vulcanization में sulfur ही main part होता है. ये भी right है बच्चा. Natural rubber has a trans configuration at every double bond. ये wrong है. ये wrong है बच्चा. cis configuration होता है बच्चा, not a trans. Natural rubber cis polyisoprene. 1,4 polyisoprene of cis use होता है. चलो अगला बच्चा, अगला. Rayon is a superior to cotton in making of gags for wound treatment because rayon is a synthetic polymer, does not stick to the wound unlike cotton, can absorb over 90% of its own weight of water. कि both B and C. So rayon is like superior to cotton in making in like gag for wound treatment. क्या होना चाहिए बच्चा? फिफ्थ आंसर. Does not stick to the wound unlike cotton. So rayon is superior to cotton in making gag for wound treatment. बराबर ना? Cotton वोटन यूज करते हैं. So does not stick to the wound unlike what cotton. मतलब ये स्टिकिंग नहीं कर पाता है. ये सिंपल था बच्चा. ठीक है ना? इसलिए ये यूज किया जाता है कॉटन. देखो ना हर एक चीज के लिए. चलो अगला. Perspex can be used as a substitute of glass. देखो बच्चा ये है ना, ये तुम्हारे को ये वाला और टेबल में दिख जाएगा. Perspex can be used as a substitute of glass. Its monomer is DMT dimethyl terephthalate बोलते हैं इसको, ब्यूटाडाइन बोलते हैं इसको, टेट्राफ्लोरोइथिलीन बोलते हैं, और ये मिथाइल एक्रिलेट है. मिथाइल एक्रिलेट इसको बोलते हैं मिथाइल एक्रिलेट. ये एक ट्रांसपेरेंट वाला मटेरियल होता है, कांच बनाने में यूज होता है, ग्लासेस. ठीक है ना? ओके बच्चा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ये. इसको प्लैक्सी ग्लास भी बोला जाता है, पर्सपेक्स भी नाम दिया गया है, इसको एक्रिलिक ग्लास भी बोला गया है. एक्रिलिक, प्लैक्सी ग्लास. ठीक है ना? ये सब नाम से जाना जाता है. ये तुम्हारे को मिल जाएगा वहां पे. अगला. चलो तो क्या हो गया बच्चा? ये मिथाइल एक्रिलेट. 6 का आंसर ए होगा. 7th में जाते हैं. अमॉन्ग सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन एंड नेचुरल रबर, the polymer in which among the cellulose, polyvinyl chloride, nylon natural, and the polymer in which the intermolecular forces of attraction is weakest is nylon, cellulose, polyvinyl chloride, nylon, natural rubber, cellulose. The polymer in which the intermolecular forces are what attraction is weakest, natural rubber बच्चा, क्योंकि ये रबर बैंड में यूज होता है. सेल्यूलोज, नायलॉन नहीं, ये सब धागा विगा यूज होता है. नायलॉन रस्सी में यूज होता है. पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप बनता है. तो नेचुरल रबर में क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है, इसलिए ये एकदम से वीकर होगा. इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें वीक होगा. एक मिनट. यस, डी, नेचुरल रबर. एडिशन ऑफ स्टेबलाइजर ड्यूरिंग द पीवीसी मैन्युफैक्चर इज डन टू. Adding of stabilizer during the PVC polyvinyl chloride manufacture improves the it's like impact strength. मतलब जैसे stabilizers में डालते हैं कि improves its like elasticity, कि reduce the melt viscosity and glass transition, prevents its thermal degradation. मतलब ये degrade ना हो, इसलिए यहाँ पे है ना, ये thermally degrade ना हो, इसलिए यहाँ पे stabilizer डाला जाता है. 8th का आंसर what? डी बच्चा. 9th है फ्लेक्सिबल फॉर्म. मतलब बहुत अलग है एकदम से क्वेश्चन. अभी तक है ना पूरी तरह से टोटली है ना, बोलते हैं ना एक जो रहता है ना लेबल, चाहे जेई नीट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत लेबल ऐसे बहुत कम ही ऐसे पूछेंगे. मैंने देखा अभी अपने ये वाला मॉड्यूल में 1 से 10 15 है ना दिमाग घुमाता है, पीछे से जाओ तो अच्छा है. तो फ्लेक्सिबल फॉर्म फॉर मैट्रेसेस आर यूजुअली मेड ऑफ
फ्लेक्सिबल फॉर्म क्या होगा बच्चा? पॉली यूरिथेन्स या सिलिकॉन रबर या पॉलीअमाइड्स या पीवीसी. मैट्रेसेस आर यूजुअली मेड ऑफ व्हाट? फ्लेक्सिबल पीवीसी फ्लेक्सिबल फॉर्म्स. तो ये पॉली यूरिथेन, तो ये इसमें यूज होता है. 9 का आंसर सी है, पॉली यूरिथेन. पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट 10th में. Linear polymers are formed from bifunctional groups and are normally thermoplastic. Wrong statements. Linear polymers are formed, सीधा वाला, bifunctional group ना, and are normally thermoplastics. थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और वो लीनियर पॉलीमर होते हैं, बट वो सेम बाईफंक्शनल ग्रुप्स के नहीं होते हैं. दो मोनोमर को यूज नहीं करता, सिंगल. तो ए फॉर्म फ्रॉम बाईफंक्शनल मतलब दो दो फंक्शनल ग्रुप को है ना, जैसे जैसे दो कंपाउंड को मिक्स करके नॉर्मली थर्मोप्लास्टिक्स. तो लीनियर पॉलीमर्स. क्रॉस लिंक ब्रांच और चेन पॉलीमर्स आर आइदर इलास्टोमेरिक और थर्मोसेटिक. सही है, क्रॉस लिंक और चेन पॉलीमर, इलास्टोमर या तो थर्मोसेटिक. ब्रांचिंग इन विच केस ऑफ लाइक क्रॉस लिंक पॉलीमर caused by small amount of impurities in the bifunctional monomer and formulation reduce its like solubility and increase the softening point. तो क्रॉस लिंक ब्रांचिंग की वजह से क्रॉस लिंक पॉलीमर कॉज होता है, ये भी राइट है. अभी तक मजेदार क्वेश्चन मिल नहीं रहे. डाइबेसिक एसिड्स react with what dihydric alcohol to give polyester using addition polymerization reaction. addition dibasic acid react with dihydric alcohol, ऐसा तो कुछ नहीं है. dihydric alcohol and give like what poly, तो polymerization और poly give what polyester. dibasic alcohol ठीक है, to give polyester using addition polymer नहीं है, condensation polymer है बच्चा, याद आया. पॉलीएस्टर अगर अल्कोहल को यूज करेंगे, ग्लाइकोल इथिलीन ग्लाइकोल, और वहां पे टेरिथैलिक एसिड यूज हुआ है बच्चा, याद है तुम्हारे को? टेरिलिन वाला स्ट्रक्चर देख लो बच्चा, तो वो कंडेंसेशन के एग्जांपल है. नाइलॉन 66 टेरिलिन, ये एडिशन बोला इसलिए रॉन्ग है बच्चा, डी. इस पॉइंट में छुपा था आंसर. एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द रबर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ लाइट and heat and atmospheric ozone. Which of the following is and what antioxidant used in rubber? एंटीऑक्सीडेंट जो यूज होता है रबर में, वो क्या होता है? थियोकोल की कार्बन की मैग्नीशियम की अल्काइलेटेड डाइफिनाइलामाइन. बी है बच्चा, अल्काइलेटेड डाइफिनाइलामाइन. ये प्रोटेक्ट करता है लाइक अटैक ऑफ व्हाट? लाइट एंड थर्मो लाइक एटमॉस्फेरिक ओजोन से बचाने. अल्काइलेटेड डाइफिनाइल अमाइन बच्चा, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है. अगला, the number of average molar mass and mass average molar mass of polymer are respectively 30,000 and 40,000. Polydice dispersity index of the polymer is, oh my god, ये तो कुछ ज्यादा ही अभी हटके दे दिया बच्चा. हाँ चलो इसके हिंट में जाते हैं. देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ एवरेज मोलार मास and mass average molar mass of polymer respectively 30,000 and 40,000. चलो हिंट चाहिए तो पढ़ सकते हो, काफी चीजें दिया हुआ है. पॉली डाई डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स पीडीआई. मास एवरेज मोलार मास डिवाइड बाय मोलार नंबरिंग ऑफ एवरेज मोलार मास. अब ये सब है ही नहीं पॉलीमर में ऐसा चीज. ठीक है ना,
तो एम डब्ल्यू अपॉन वर्ड एम एन दे दिया है, 40,000 डिवाइड बाई 30, तो समथिंग 1.3 आ रहा है, तो 1.3 वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। यस, तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या लिया है, बी लिया है बच्चा, क्या लिया है, बी। तो देख लो कैसे क्वेश्चन है, मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन आने, अगर आया भी तो तुम अब मास डिवाइड बाय है ना जो है वो वैल्यूज, ठीक है, कर सकते हो। अगला है, चलो 13, बुना एन सिंथेटिक रबर इज अ कोपॉलीमर ऑफ, ये तो तुम बता सकते हो। बुना एन में, बुना एस में स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन होता है, इसमें भी बुना एन में ब्यूटाडाइन होगा, और एन मतलब नाइट्राइल होता है, साइनाइड वाला कंपाउंड। चलो बता दो बच्चा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तुम्हारे बुक में देखो बुना एन बुना एस का स्ट्रक्चर, उसमें से एक स्ट्रक्चर रॉन्ग होगा जो नए बुक में है, वो प्रॉब्लमेटिक है। आई थिंक बुना एस वाला ही होगा, कि बुना एन का देख लेना। चलो क्या होना चाहिए, अब थोड़े लेवल अप क्वेश्चन आए, अब अच्छे आए, अब आ रहे हैं। ये 10-12 क्वेश्चन है ना, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, वो सब सब थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था। चलो बच्चा जल्दी आ। बच्चा लोग बताओ, बुक में देखो, देखो इसका आंसर तुम लोग दोगे यार, टेक्स्ट बुक के पेज पलटो, अभी मैं देखो जहां पे बताऊंगा पेज पलटो, वहां पे देखो बुना एन बुना एच ढूंढो पॉलीमर के चैप्टर में, आंसर तुम्हारे सामने आएगा निकल। ये बच्चा लोग आंसर नहीं दे रहे हो, क्या बात है। बुना एन, बोला ना साइनाइड वाला ग्रुप होता है, तुम लोग थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो बच्चा। चलो एक काम करो, 13 14 15, थोड़ा तुम्हारे को भी लगाता हूँ नाम पे। चलो बच्चा 13 14 15, तुम बुक से इजीली कर लोगे ये क्वेश्चन, ट्राई दिस। देखो पेज पलटो पढ़ो।
चलो सॉल्व किया क्वेश्चन तुम लोगों ने बच्चा लोग 13। अब तो 13 का आंसर दो। सी हाँ बोलो। सी यस, यहाँ पे साइनाइड है। साइनाइड इसमें नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में साइनाइड है और ब्यूटाडाइन है बच्चा। 1 2 3 4 बिल्कुल सी आंसर है। 13 का आंसर सी। देखो तुम्हारे बुक में भी दिख रहा होगा आंसर। राइट, चलो अगला। द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में आता है? टेफ्लॉन में आता है। टेफ्लॉन के पॉइंट में ही दिख जाएगा वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चा। ठीक है, तो देखो 14 का सर सी। आंसर, और सॉरी सी दिया है, नाइलॉन 66। सी। नाइलॉन 66। बट टेफ्लॉन भी बच्चा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो है गलत वर्ड है। चलो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, टेफ्लॉन पढ़ो बच्चा, टेफ्लॉन पढ़ो। टेफ्लॉन में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया होगा, पढ़ो पढ़ो। वेरी स्ट्रॉन्ग के हिसाब से फिर अमाइड नाइलॉन 6, बट टेफ्लॉन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है और नाइलॉन 66 में अमाइड लिंकेज फॉर्म होता है। तो अमाइड लिंकेज होने की वजह से यहाँ पे इसमें स्ट्रांगली इंटरमॉलिक्यूलर बोल रहा है, ये एक फर्क है। बट टेफ्लॉन सर भी देता है टेफ्लॉन एच हाइड्रोजन। बॉन्ड्स नहीं बना सकता ना? हाँ, टेफ्लॉन एच बॉन्ड्स नहीं बना सकता ना मगर। और एक मिनट, हाँ CF2 है बच्चा, सॉरी। टेफ्लॉन वहां पे फाइबर, दिमाग में फाइबर चल रहा था, फाइबर। ओके बच्चा। टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हुआ है। मेरे दिमाग में फाइबर चल रहा था, क्योंकि फाइबर अगर तुम पढ़ोगे तो फाइबर में भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया हुआ है। क्या दिया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नाइलॉन 66 अमाइन अमाइड ग्रुप है बच्चा, तो वो स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा? स्ट्रांगली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो अगला बच्चा 15। पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन यूजिंग जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई डेंसिटी पॉलीमर में यूज किया है। ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ट्राइथाइल एल्यूमिनियम फॉर्मूला है, एल्यूमिनियम के साथ 3 वैलेंसी होती है तो 3 इथाइल लगा दिया। और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है बच्चा, TiCl4। इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। और ये पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन बिकॉज ऑफ व्हाट? हाई डेंसिटी पॉलीमर, मैंने बताया। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चा 15 का? डी It can lead to the living like polymers via anionic polymerization na. It permits step growth polymerization resulting in the high cross na. It gives highly branched polymer with a high degree of constant linearity, high density, highly branched polymer na. It gives linear polymer, linear है state polymers permitting stereochemical control। तो जो लो डेंसिटी होता है वो ब्रांच वाला पॉलीमर होता है, और जो हाई डेंसिटी होता है ना बच्चा, वो लीनियर होता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलीमर मॉलिक्यूल्स परमिटिंग स्टीरियोकेमिकल कंट्रोल। तो आंसर इज डी 15 का। देखो पॉइंट वाइज समझ में आता है। ब्रांच जो होते हैं ना वो लो डेंसिटी पॉलीमर होते हैं, और जो लीनियर होते हैं वो हाई डेंसिटी पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो बकेट ग्लास ये सब फॉर्म होता है ना, मग, ये हाई डेंसिटी वाले सब फॉर्म होता है। अगला चलो, माय गॉड 16। Although like styrene undergoes both cationic and anionic polymerization, cationic or anionic styrene, one method is always preferred with the substituted styrene. Which method is preferred with anionic और cationic? दिया हुआ है polymerization। तो हमेशा एक मेथड यूज होता है। Although styrene undergoes both cationic and anionic polymerization, one method is always preferred with what substituted styrene. Which method is preferred with? तो हमेशा याद रखना अनायनिक। क्या याद रखोगे बच्चा? अनायनिक। ठीक है ना, क्या याद रखोगे? अनायनिक। चलो अगला। माय गॉड, द गिवन पॉलीमर इज व्हाट? क्या होगा बच्चा? ये गट्टा पर्चा होगा। गट्टा पर्चा मतलब ट्रांस आता है,
कि ये नियोप्रीन होगा कि नेचुरल रबर होगा। ये स्ट्रक्चर तुम्हारी बुक में दिखेगा, ये नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर है बच्चा। नेचुरल रबर क्या है? पॉली 1,4 आइसोप्रीन वाला दिया है, ये सीज वाला है बच्चा, सीज। ठीक है, तो ये नेचुरल रबर है। अगला, अब थोड़े क्वेश्चंस अब मिलेंगे। अब यहाँ से चल कनेक्ट। 15 तक है ना, मजा नहीं आता है, मतलब मजा आता है, थोड़ा बहुत आता है। चलो, थोड़े हटके देता है ना क्वेश्चंस, इसलिए पूरा सिलेबस से भी थोड़ा अलग ही होता है कुछ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर बच्चा, इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर कौन होगा? ए बी सी डी। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रबर की ऊपर वाला ए। रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड तो लीनियर एडिशन पॉलीमर होता है। पॉलीथीन भी एडिशन होता है। आंसर ए या तो बी। बी रबर है बच्चा, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट अमाइड लिंकेज फॉर्म हो रहा है बच्चा। अमाइड लिंकेज या एस्टर लिंकेज आता है ना, सीओ और एनएस दिख रहा है ना, तो अमाइड और एस्टर लिंकेज जो आता है ना, वो किस में आता है? कंडेंसेशन पॉलीमर में आता है, कंडेंसेशन। चलो 19, अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेशन पॉली coordination polymerization is, polymer formed by coordination polymerization is। चलो इसका आंसर दो। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर फॉर्म बाय कोऑर्डिनेशन, वर्ड याद रखना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नॉट ए लो डेंसिटी। तो 19 का आंसर बी है बच्चा, हाई डेंसिटी पॉलीमर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग? पीएमएमए इज कॉल्ड वॉल्ट प्लेक्सीग्लास, ये राइट है, अभी हमने पढ़ा। पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन बच्चा, जो टेफ्लॉन था ना भैया, यही पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन को ही बोला जाता है टेफ्लॉन, इज कॉल्ड टेफ्लॉन, सही है। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर इज अ नेचुरल रबर, क्या बोलते हो? सही बात है बच्चा। हाँ, ये नेचुरल रबर नहीं होता है, ये सिंथेटिक रबर है बच्चा, बनाया हुआ है। और एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीमर इथिलीन इज कॉल्ड लो डेंसिटी, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर इज सी बच्चा 20 का। अब देखो, अब मजे आए क्वेश्चन। चलो 21, 21 नोवल एक्ट है बच्चा, जो तुम्हारे इस बार पोर्शन में से डिलीटेड है। नोवल एक्ट जो नैरो लैक होता है ना, कलर जो बनता है, जो एडवर्टाइज आता है ना पेंट्स के बारे में, तो ये सब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है बच्चा। बैकालाइट जो होता है वो क्रॉस होता है, ध्यान में रख लेना, राइट। और जो नोवल एक्ट फॉर्म होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है। क्या होता है? और बनता है बच्चा कुछ ऐसा ही। क्या यूज होता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को यूज करके बनाया जाता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो बैकेलाइट इज अ क्रॉस, बट ये वाला जो नोवलैक होता है ये लीनियर होता है। तो चलो, और करेक्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल ये 20, ये भी कर सकते हो तुम, ये भी। सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स आर जनरली मेड अप ऑफ व्हाट? चलो, एक काम करो, 26 तक जाओगे तुम यहाँ से। कहाँ से? नोवोलैक से। 21 से लेकर 25 तक आ जाओ, अब तुम फटाफट कर सकते हो सॉल्व बच्चा, जल्दी आ। मेरे ख्याल से ये इसमें मैं ना, अभी मैं तुम्हारा डी ब्लॉक या, हाँ डी ब्लॉक या तो कोऑर्डिनेशन, दोनों में से दोनों में पीडीएफ मंगाऊंगा, पैसे डी ब्लॉक पहले चालू करूंगा। ठीक है, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन तो मेरा 12th का पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सेल्फ स्टडी देखूंगा, दूंगा तुम्हारे को। तो 9 चैप्टर 8 हो गए, 4 ये हो गए, 2 बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स हो गया, 6। 7वां ये चल रहा है, मतलब पॉलीमर्स का 6 हो गए, 4 2 6। और डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन 7 और 8, तो मेरे चैप्टर्स मोस्ट ऑफ निकल गए 12th के। अभी 11th वाले पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं लेक्चर्स बढ़ा के ले रहा हूँ बीच बीच में ताकि जल्दी से मैं आज़ादी दे दूँ तुम्हारे को अपनी तरफ से। और देखो, ये सब टेक्स्ट बुक जो पढ़ा है ना बच्चा, वही सब चीजें। कुछ थोड़े यहाँ पे लेवल अलग है, तो इसमें थोड़ा देखो, ये सब क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ये सब क्वेश्चन आते हैं, बात मान लो मेरी।
जल्दी करो सॉल्व। बच्चा लोग सॉल्व हुआ 21 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन। 21 से लेकर, चलो 21 का आंसर क्या होगा बच्चा लोग? नोवोलैक, मैंने बता चुका हूं पहले ही, ये लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाने से बनता है। तो क्या होगा बच्चा, 21 का आंसर क्या होगा? बोलो बोलो। नहीं बताओगे? यस बच्चा, बोलो बोलो। नोवोलैक इज अ व्हाट? लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये लीनियर है बच्चा। चलो, करेक्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल ऑफ यूनिट ऑफ पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन में बेंजीन रिंग होता है और ब्यूटाडाइन होता है बच्चा। तो क्या होना चाहिए इसमें आंसर? सी। सी सही जवाब बच्चा, 22 राइट। ओके, एंड 23rd आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडिशन कोपॉलीमर? एक सरन होता है जो मालूम है, ये विनाइल क्लोराइड और विनाइलिडीन डाइक्लोराइड होता है बच्चा, सरन। ये रैपर में यूज होता है, जो फूड रैपर होता है ना, उसमें सरन उसको बोला जाता है। विनाइल क्लोराइड एंड विनाइलिडीन डाइक्लोराइड इज आल्सो नोन एज व्हाट? सरन। ये कोपॉलीमर का एग्जांपल होता है, कोपॉलीमर। तो इज फॉलोइंग इज नॉट एडिशन कोपॉलीमर, नॉट। पीवीसी एडिशन है, मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन है कि नहीं है बच्चा? सरन तो है। पीवीसी इज व्हाट? स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, दो दो चीजों को मिला के कोपॉलीमर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन भी हो गया,
एंड विनायोन भी हो गया बच्चा, सरन भी है, विनायोन भी। पीवीसी सिंगल मॉलिक्यूल मोनोमर यूज होता है, मतलब इथिन से, सॉरी विनाइल क्लोराइड से बनता है बच्चा, विनाइल क्लोराइड। तो ये सेम मोनोमर से बनता है, तो ये बोले तो नॉट अ कोपॉलीमर, दिस इज अ वर्ड एडिशन पॉलीमर, नॉट अ कोपॉलीमर। तो 23rd का आंसर डी होगा। चलो 24th, सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स आर जनरली मेड अप ऑफ, किससे बनता है बच्चा? पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर जनरली मेड अप ऑफ व्हाट? पॉलीएस्टर्स। Polymer and highest softening point is, polymer with highest softening point is, टेफ्लॉन। yes, polymer with highest softening point is टेफ्लॉन होता है बच्चा। क्या होता है? टेफ्लॉन, yes, polymer with highest softening, low density polymer, high density polymer, bakelite तो strong होता है, polymer with highest softening, high मतलब टेफ्लॉन बहुत सॉफ्ट होता है। ये गाड़ियों में रैपर में भी यूज होता है, नॉन स्टिक तवा में भी लगाया जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस है। द सब्सटेंस यूज टू हार्डन इन द रबर फॉर टायर मैन्युफैक्चर इज, क्या सब्सटेंस यूज करते हैं हार्डन? सल्फर, सल्फर हार्डन द रबर फॉर टायर मैन्युफैक्चर इज, कार्बन ब्लैक आएगा क्या? कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक बच्चा 26, दो आंसर हो गए, कार्बन ब्लैक डाल दो। कैप्रोलैक्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। कैप्रोलैक्टम में अगर तुम देखोगे तो वहां पे 6 कार्बन होता है, राइट ना बच्चा? तो साइक्लोहेक्सेन से ही फॉर्म होगा। वेरी गुड, शाबाश। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम बोला जाता है उसको। अगला है बच्चा 27, 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन नियोप्रीन पॉलीमर? नियोप्रीन, ये नियोप्रीन ये रबर का ही एग्जाम्पल है। रबर, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टोमर, तो ये नियोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा? चलो 28, सिंपल है, बुक में भी जाओगे तो तुमको दिख जाएगा। इसको 2 क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइन बोला जाता है, उसका क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन ऐसा कुछ फॉर्म हो जाता है बच्चा। आंसर इज व्हाट? ए। देखो बुक में दिख जाएगा तुम्हारे को ए वाला स्ट्रक्चर। 28, चलो जल्दी बच्चा, 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कराऊंगा, फिर इसके बाद तुम्हारे को फ्री कर दूंगा, डोंट वरी। 28 तक तो हो गया है, तो एक बार देख लो स्ट्रक्चर, अगर बोलोगे तो थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, लेकिन मैं रख रहा हूँ कल परसों के लिए। तो ये चैप्टर खत्म होते ही बोलो तो खत्म करे क्या? हाँ, या तो तुमको होमवर्क दे देता हूँ, बेस्ट आइडिया, 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है। चलो ये 28 हो गया। In which of the following polymer ethylene glycol is one of the what monomer unit? 29 और 30, 31 भी कर लेंगे लगे हाथ, 32 भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बच्चा चलो। तो 29 का आंसर क्या होगा? Which of the following polymer ethylene glycol? Which of the following polymer ethylene glycol is one of the monomer unit? ethylene glycol, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ये ethylene glycol वन ऑफ द मोनोमर, ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, डबल बॉन्ड नहीं, ये है बच्चा ए, इथिलीन ग्लाइकोल वन ऑफ द मोनोमर, जो टेरिलिन में यूज हुआ है, डाइमिथाइल टेरिथ, डाइमिथाइल एडिपिक, सॉरी थैलिक एसिड के साथ। और यहाँ पे पॉलीस्टाइरिन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन इज अ इलास्टोमर की फाइबर की थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, पॉलीस्टाइरिन इज अ व्हाट? थर्मोप्लास्टिक। और 31 होता है बुना एन इज अ कोपॉलीमर ऑफ व्हाट? 1,3 ब्यूटाडाइन।
तो ब्यूटा एन इज अ कोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड व्हाट, विनाइल क्लोराइड। उसमें विनाइल क्लोराइड नहीं, विनाइल साइनाइड, एक्रिलोनाइट्राइल बच्चा, इससे तो एक्रिलोनाइट्राइल बुना एन बोला जाता है, नाइट्राइल से एन आ गया। और स्टाइरिन ब्यूटा एस में यूज होता है, ब्यूटा 1,3 डाइन के साथ, दो कॉम्बो है, ब्यूटा 1,3 डाइन स्टाइरिन के साथ बुना एस होगा, बुना एन मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, डी आना चाहिए। 31 आंसर डी। और 32 का बच्चा, इलास्टोमर इज अ पॉलीमर यूज्ड टू क्लीन अप ऑयल spill and it is like non-toxic, non-dispersal chemical. 1 gallon can remove 150 gallons of heavy oil. The monomers of elastol is 32 का आंसर। इलास्टोल कुछ हटके हैं। चलो बस ये इसका आंसर देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थोड़ा घुमावदार है, अब ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना, बस मेरे ख्याल से आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करेंगे 31 तक, ठीक है। अगला कहानी है ना तुम्हारे लिए होमवर्क रख रहा हूँ, ये 34, 35, 36 ये क्वेश्चन है, तो ये जरा प्रैक्टिस करके बैठना। मेरे को तो लगता नहीं है कराना जो चाहिए, अगले लेक्चर में थोड़ा सा ये टाइम लेंगे, कराऊंगा और डी ब्लॉक चालू करूंगा, कोऑर्डिनेशन या तो डी ब्लॉक, ठीक है। चलो फिर बस आज यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चे लोग, बाय। तुम लोग जा सकते हो, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू, पढ़ना चालू। थैंक यू सर। ओके बच्चा, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।